हेलो एवरीवन। आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष फोर्थ यूनिट को लेकर गाइडेंस एंड काउंसलिंग उसकी समरी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कैप्सूल फॉर्म में। डियर ट्रेनीज, सबसे पहले प्रश्न ये पैदा होता है कि गाइडेंस होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस? निर्देशन किसे कहते हैं? एज यू नो, गाइडेंस डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गाइड विच मीन्स टू डायरेक्ट और टू लीड। सरल भाषा में निर्देशित करना, नेतृत्व करना या निर्देशित करना, ये इसका शाब्दिक मीनिंग था। दूसरी तरफ काउंसलिंग यानी कि परामर्श। व्हाट डू यू मीन बाय काउंसलिंग? काउंसलिंग डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड काउंसल विच मीन्स टू गिव एडवाइस, कंसल्टेशन, ओपिनियन और सजेशन। सरल भाषा में यानी कि सुझाव या सलाह देना। तो निर्देशन में निर्देशित करते हैं और परामर्श में सलाह देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये दो नंबर की डेफिनेशंस या मीनिंग आपको लिखना है। आपको व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय काउंसलिंग 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। या डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो बड़े लॉजिकली बड़ा बारीक सा अंतर है, इसको बड़े ध्यान से आपने एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? अब हम आगे शुरू करते हैं गाइडेंस से कि गाइडेंस के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, निर्देशन की क्या विशेषताएं हैं। वर्तमान में अगर हम देखें कि इस निर्देशन और परामर्श का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, तो निर्देशन की विशेषताएं हैं वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायक। नंबर 2, समाज की भलाई के लिए सामान्य या विशिष्ट सेवा प्रदान करना। नंबर 3, व्यक्ति का संतुलित विकास करने में सहायक होती है। नंबर 4, व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करना। तो ये कुछ एक विशेषताएं आप निर्देशन की लिख सकते हैं। अब ये बात ये पैदा होती है कि इसका उद्देश्य क्या है। व्यक्ति को उसकी शक्तियों का ज्ञान करवाना या पहचान करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बड़े 2 लाइन्स में, व्यक्ति को उसकी शक्तियों का ज्ञान व पहचान करवाना ही निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। इज इट क्लियर? कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस गाइडेंस और काउंसलिंग के मैंने अपने चैनल पे पहले आपसे शेयर करे हैं, उनको एक बार फिर से सुन लें और आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं यहाँ पर मुख्य पॉइंट्स को लेकर आपके सामने हूँ। उसके बाद निर्देशन के प्रकार, आपको एक प्रश्न पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हमारे गाइडेंस की। डियर ट्रेनीज, आपको टाइप्स याद होंगी। एक शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, और व्यक्तिगत निर्देशन, इंडिविजुअल गाइडेंस। तो ये प्रश्न आपको अलग अलग से पूछे जा सकते हैं। 7 नंबर के पूछे जाते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या होती है, वोकेशनल गाइडेंस किसे कहते हैं, और इंडिविजुअल गाइडेंस क्या होती है। मुझे उम्मीद है आप बहुत आसान से टॉपिक हैं, डिटेल के लिए दूसरे वीडियोस आप देख लें और इनको एक्सप्लेन करने में आप लोग अब सक्षम होंगे। इसके अलावा डियर ट्रेनीज, हमारी मेथड्स पे एक प्रश्न बनता है, विधियाँ। एक व्यक्तिगत निर्देशन और एक सामूहिक निर्देशन, 2 तरीके से हम निर्देशित करते हैं, गाइडेंस इम्पार्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप में। आवश्यकता के अनुसार किसी को इंडिविजुअल निर्देशन की ज़रूरत होती है, तो किसी को कई बार क्लास के रूम में जो कॉमन इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं तो उसको हम सामूहिक निर्देशन कहते हैं। और एक प्रश्न आपको निर्देशन के सिद्धांत के ऊपर भी पूछा जाता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है। निर्देशन के सिद्धांत आप क्या पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान देना, एक पॉइंट। सभी व्यक्तियों को औसत एवं सामान्य मानना, दूसरा प्रिंसिपल है।
कि हर एक इंडिविजुअल एवरेज है और नॉर्मल है। तीसरा, सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, गाइडेंस का तात्पर्य ऑल अराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। चौथा, व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति, उसके सम्मान को कोई ठेस ना पहुँचे और वो एज ए इंडिविजुअल वो इम्पॉर्टेंट है, इस सिद्धांत पर बेस्ड है। और निर्देशन के सिद्धांत की एक और विशेषता हम जोड़ सकते हैं कि गोपनीयता बनाए रखना। अगर इंडिविजुअल की कोई समस्या है, अगर वो नहीं चाहता है कि ये सबसे साथ शेयर किए जाए, तो उसकी गोपनीयता आप लोग बनाए रखें। तो इन सिद्धांतों पर आधारित है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान देना, सभी व्यक्तियों को असामान्य मानना, सर्वांगीण विकास पर ध्यान, व्यक्ति के महत्व व प्रतिष्ठा की स्वीकृति और गोपनीयता बनाए रखना, ये पॉइंट्स आप डिस्क्राइब करेंगे। डियर ट्रेनीज, एक और प्रश्न इसमें हम ले लेते हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोणों से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस की क्या नीड है। तो ये प्रश्न भी आपको अक्सर पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आप भी इसको अटेम्प्ट करने में सक्षम हैं। क्या पॉइंट्स आप लोग बनाएंगे। पाठ्य पुस्तकों का चयन करने में सहायक होता है। निर्देशन की आवश्यकता क्या है, पाठ्य पुस्तकों का चयन करने में मदद मिलती है। दूसरा, अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में विविधता है, वैराइटीज़ हैं, तो उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए। चौथा, व्यवसाय के ज्ञान के लिए। पांचवा, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु। छठा, बाधाओं को दूर करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए। और प्रतिभाशाली बालक भी हमारे बीच में देखने को मिलते हैं, उनके व्यक्तित्व का अच्छे से विकास करने के लिए ये एजुकेशनल जो हमारी इसकी नीड्स हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से निर्देशन इनको पूरा करता है। तो इस ढंग से आप इस प्रश्न को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डियर ट्रेनीज, इसके अलावा एक और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निर्देशन सेवाओं के संगठन में अध्यापक या मुख्य अध्यापक की भूमिका। तो अध्यापक की भूमिका के जो पॉइंट्स हैं उनको आप मुख्य अध्यापक में भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स आपने अपनी कॉमन सेंस से उनको ऐड करना है कि वैसे सुविधाएं प्रदान करना, वैसे वातावरण प्रोवाइड करना, बजट का प्रावधान करना, वो वैसी सुविधाओं की व्यवस्था करना ताकि गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज, जैसे मानो वहाँ पर कमरे की व्यवस्था की ज़रूरत है, किसी समय सारणी की व्यवस्था की ज़रूरत है, किसी बजट की ज़रूरत है, तो ये मुख्य अध्यापक का कार्य है जो उसकी शक्तियों के अंदर आता है। बड़ी कॉमन सेंस के साथ आप अध्यापक, मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य का भूमिका का इस गाइडेंस सर्विसेज में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टीचर्स की गाइडेंस अक्सर पूछी जाती है कि निर्देशन सेवाओं के संगठन में अध्यापक की क्या भूमिका है, एज ए टीचर आपका क्या रोल है। तो उसका पॉइंट्स आप कैसे बनाएंगे। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। ओके। नंबर 2, छात्रों को समझना, बच्चों को जानना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड बहुत ज़रूरी है एक अध्यापक के लिए। तीसरा, व्यावसायिक सूचना देना, ये भी एक बच्चे की ज़रूरत होती है। चौथा, बच्चों की बाधाओं को दूर करना में एक अध्यापक की भूमिका। बच्चे के जो शैक्षणिक उस कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करती हैं, तो उसमें टीचर का रोल होता है कि उन बाधाओं को दूर करना और आवश्यकता के अनुसार निर्देशन देना। तो ये टीचर्स का एक भूमिका है इस निर्देशन सेवाओं के संगठन में। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों को समझना, व्यावसायिक सूचना देना, बच्चों की बाधाओं को दूर करने में अध्यापक की भूमिका, और संक्षेप में आवश्यकता अनुसार निर्देशन बच्चों को प्रदान करना। ये कुछ एक अध्यापक की भूमिका है निर्देशन सेवाओं के संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में। इज इट क्लियर। तो इसी ढंग से अब हम आगे जो दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, सिमिलर से प्रश्न है, कंफ्यूज ना हो उनको, ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि
गाइडेंस क्या होती है और काउंसलिंग क्या होती है, जिसके अंतर को हमने शुरू में समझा है। अब दूसरा प्रश्न आपका बनता है काउंसलिंग के ऊपर, परामर्श के ऊपर। तो ये आप जानते हैं कि परामर्श निर्देशन सेवाओं की केंद्रीय क्रिया होती है, सेंट्रल प्रोसेस है। परामर्श निर्देशन सेवाओं की केंद्रीय क्रिया होती है। और जैसे हमने पहले कहा था कि परामर्श में दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक परामर्शदाता काउंसलर और एक परामर्शग्राही काउंसली, एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श लेने वाला, काउंसलर एंड काउंसली। तो इनकी परिभाषाएं, जैसे जोन्स ने कहा था कि साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने व्यक्ति का संपर्क होता है। मायर्स ने कहा था कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, तो उन्हीं के शब्दों में आप मनोवैज्ञानिकों के शब्दों में लिखें, इनकी दो व्यक्तियों का ही संपर्क होता है और एक व्यक्ति की उसमें सहायता की जाती है, एक सहायता लेने वाला होता है, एक सहायता देने वाला होता है। यही सार था हमारा इस परामर्श के परिभाषाओं का। उसके अलावा अगर हम विशेषताएं अगर आपको 2 नंबर की पूछी जाती हैं तो इन्हीं पॉइंट से आप ड्राइव कर लेंगे, उनकी विशेषताएं बना लेंगे कि परामर्श की क्या विशेषताएं हमारी हैं। इन्हीं पॉइंट को आप नंबर वाइज ढंग से ऑर्गेनाइज करें कि परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में सहायता की जाती है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं, परामर्श में दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। और तीसरा, इसी पॉइंट को आप घुमाकर कि परामर्श में 2 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। आप अपने स्मार्टली इन पॉइंटों को जब कंसेप्ट क्लियर है तो उनकी विशेषताएं आप लोग बना सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स के बाद परामर्श के सिद्धांत पूछे जाते हैं। परामर्श के सिद्धांत, एक एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। नंबर 2, व्यक्ति के लिए आदर भाव होना, जो भी आपके पास समस्या को लेकर आ रहा है उसके प्रति सम्मान का भाव होना। एक क्योंकि उम्मीद लेकर आया होता है, एक सिद्धांत है कि आशा होती है, एक ऑप्टिमिस्टिक होना है, आपको उनका समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं मिलता है। और चौथा, सीखना। 5वां, परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना, काउंसलर और काउंसली दोनों मिलकर सोचते हैं। तो ये स्वीकृति, व्यक्ति के लिए आदर का भाव, आशा, सीखना और परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना, ये हमारे परामर्श के मुख्य सिद्धांत हैं। मुझे उम्मीद है आप इनको एक्सप्लेन करने में सक्षम हैं। परामर्श के प्रकार, टाइप्स आ जाती हैं। तो परामर्श एक अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। एक आपातकालीन परामर्श हो सकता है जिसको हम संकटकालीन परामर्श कहते हैं, संकट के समय में, जैसे नाम से स्पष्ट है। एक सुविधाजनक या सुधारात्मक परामर्श, दूसरी टाइप आप लिख सकते हैं। तीसरा, रक्षात्मक परामर्श, जिसको कि हम निवारक परामर्श भी कह सकते हैं। और चौथा, विकासात्मक परामर्श। तो जो आपातकाल में, संकट काल में बच्चे को कभी या व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है परामर्श की, या कोई सुधार लाने में, या कोई किन्हीं समस्याओं का निवारण करने में, या जो विकासात्मक अवस्थाओं के साथ जो परिवर्तन होता है उनमें जो समस्या आती हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के परामर्श हो सकता है। आपातकालीन, सुधारात्मक, निवारक और चौथा विकासात्मक परामर्श। अब परामर्श के उद्देश्य क्या हैं? 2 नंबर का कभी आपको पूछा जा सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी काउंसलिंग के। एक, विद्यार्थियों के आत्मबोध, आत्म स्वीकृति तथा आत्मभूति में वृद्धि करना। आत्मबोध, आत्म स्वीकृति, आत्म अनुभूति। अपने आप को जाने, अपनी समस्याओं को स्वीकार करें तथा अपने आप को महसूस करें। ये 3 चीज़ों को लेकर हमारी ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है। विद्यार्थियों के आत्मबोध, आत्म स्वीकृति तथा आत्म अनुभूति में वृद्धि करना ही परामर्श का प्रमुख उद्देश्य होता है। डियर ट्रेनीज, इसके अलावा परामर्श प्रक्रिया की अवस्थाएं भी आपको पूछी जा सकती हैं। आप डिफरेंट स्टेजेस उनका भी जिक्र कर सकते हैं। मैंने 3 चरण इसके किए थे, एक प्रथम, एक मध्यम और एक अंतिम चरण। आप चैनल पे जो वीडियोस बनाए गए हैं उनको
एक बार फिर से सुन सकते हैं, उसमें विस्तृत रूप से इनके बारे में चर्चा की गई है। प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और अंतिम अवस्था। जो प्रथम अवस्था है वो खुलने की एक अवस्था होती है, खुलकर बात करने की एक ऐसा वातावरण बनाने की अवस्था होती है। दूसरा अवस्था कार्रवाई, दूसरी अवस्था हमारी गहराई से छानबीन करने की होती है कि उन समस्याओं के बारे में गहनता से छानबीन की जाए। और तीसरी अवस्था हमारी कार्रवाई की प्रतिबद्धता, क्या क्या एक्शंस लेने हैं हमने, उनके ऊपर चर्चा की जाती है, उनको डिसाइड किया जाता है। तो एक प्रथम, मध्यम और अंतिम चर्चा का विस्तृत हमने वीडियो डाला है, उसको आप लोग देख लें, उसको एक बार फिर से सुन लें। तो प्रथम अवस्था मैंने कहा था कि आपका 25% टाइम, जैसे हम 1 घंटा अगर हम ले रहे हैं तो पहले 15 मिनट हमारे प्रथम अवस्था में, आधा घंटा उसका गहराई छानबीन करने में दूसरी अवस्था में, 50% टाइम टोटल का लगेगा। यानी कि पहले 1 घंटे में 15 मिनट प्रथम अवस्था में, दूसरी अवस्था में आधा घंटा, और आखिरी के 15 मिनट जो हमने एक्शंस लेने हैं, जो डिसीजंस लिए हैं, उनकी चर्चा में लगाते हैं। तो ये परामर्श की अवस्थाएं थी, प्रथम, मध्यम और अंतिम। अब परामर्श की उपागम की बात करें हैं, काउंसलिंग की अप्रोचेस की बात करें हैं, ये भी आपको कभी एग्ज़ाम में टाइप्स के रूप में या उपागम में थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, इस करके मैंने यहाँ आपको अलग अलग दिया है। आप सामूहिक रूप से भी लिखेंगे तो इट्स ओके, लेकिन मैं थोड़ा सा बिल्कुल आपको ये स्पष्ट करने के लिए आपकी टाइप्स को और अप्रोचेस को थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है। परामर्श उपागम, काउंसलिंग अप्रोचेस, जिसका बुक में आपका जिक्र है, टाइप्स करके भी बुक्स में आपका यहाँ जिक्र किया गया है, लेकिन मैं इनको अप्रोचेस कहूँगा बेसिकली। एक निर्देशनात्मक उपागम, डायरेक्टिव अप्रोच, और दूसरी नॉन डायरेक्टिव अप्रोच, और तीसरी समन्वित अप्रोच। डायरेक्टिव अप्रोच, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच, एक्लेक्टिक अप्रोच। निर्देशात्मक उपागम, अनिर्देशात्मक उपागम, समन्वित उपागम। तो पहला जो निर्देशात्मक उपागम है, काउंसलिंग प्ले अ रोल ऑफ लीडर, यानी कि काउंसलर बोलता है, काउंसलिंग सुनता है, एज ए लीडर काम करता है, उसको निर्देशन देने का, उसको काउंसलिंग करने का, पहली टेक्निक में, पहली अप्रोच में। दूसरी है हमारी नॉन डायरेक्टिव अप्रोच, जिसमें कि काउंसलर प्लेज ए रोल ऑफ लिसनर। यहाँ पर श्रोता की भूमिका में काउंसलर आ जाता है। वो मौका देता है काउंसली को बोलने का, और काउंसलर सुनता है केवल, ताकि उसकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे बड़ी मददगार होती है। जो संवेगात्मक समस्या हैं उसकी वो घुटन बाहर निकल पाए, क्योंकि जितना वो बोलेगा तो बाहर निकालेगा, तो उसकी जो कैथार्सिस है, उसके अंदर जो घुटन है वो बाहर निकलेगी। तो इनडायरेक्ट वे में, नॉन डायरेक्टिव वे में वो उससे काउंसलिंग की इस ढंग से भी मदद होती है कि जो उसके अंदर घुटन थी वो बाहर निकली है। तो कई बार पूछा जाता है कि ये किन समस्याओं में, विशेषकर संवेगात्मक समस्याओं में ये टेक्निक बड़ी हेल्पफुल होती है, ये अप्रोच बड़ी हेल्पफुल होती है। तो सरल भाषा में काउंसलर यहाँ पर लिसनर का रोल अदा करता है। और जो तीसरी हमारी समन्वित उपागम है, एक्लेक्टिक अप्रोच जो है, तो बोथ आर इक्वली एक्टिव, काउंसलर भी और काउंसलिंग भी, दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक अपनी बात कहता है, दूसरा उसको सुनता है, फिर दूसरा अपनी बात को कहता है, पहला सुनता है। तो इसमें दोनों की बराबर की भागीदारी होती है, दोनों एक्टिवली उन समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं। तो इसको हम दोनों का मिश्रण कहते हैं, यानी कि पहली और दूसरी अप्रोच दोनों का मिश्रण। इसमें ना दोनों ही लिसनर भी हैं और दोनों ही जो वो लीडर भी हैं, दोनों बारी बारी से अपनी बात को रखते हैं, मिलकर विचार करते हैं। तो ये पहली और दूसरी अप्रोच को मिलाकर हमारी समन्वित अप्रोच बनी है। पहली अप्रोच में काउंसलर एज ए लीडर, दूसरी अप्रोच में काउंसलर एज ए लिसनर, और तीसरी अप्रोच में बोथ आर इक्वली एक्टिव, समन्वित उपागम में। इज इट क्लियर? तो डियर ट्रेनिंग्स, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस चैप्टर को आपने कैप्सूल फॉर्म में समझा है, और इनको आप विस्तृत रूप से एग्ज़ाम के अंदर एक्सप्लेन करने में
अच्छी तरह से सक्षम होंगे और अच्छी तरह से सक्षम हैं, इसी उम्मीद के साथ इसी यूनिट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।